तो ऐसा कंक्लूजन, मतलब ऐसा डिस्कशन हुआ है कि इन रियलिटी में एजुकेशन का एम ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? देर इज नो एम एट ऑल ऑफ एजुकेशन। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम विजन मिशन ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन जब मैं गहराई से पढ़ा और एक स्टेटमेंट भी आया कि एजुकेशन का एम ही नहीं है, तो फिर सवाल हाँ, ये जिस पैदा तरह से हम फॉर्मेशन करें वो हाँ तो वे ऑफ लाइफ में है एजुकेशन। हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एजुकेशन का एम नहीं है तो फिर एजुकेशन लेते क्यों है? तो एजुकेशन हाँ, एजुकेशन का एम नहीं है, एजुकेशन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर हम एजुकेशन के लिए इतना क्यों मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं? हाँ इसलिए कर रहे थे, वो एजुकेशन जस्ट लाइक ब्रीथ। तो कहने का मतलब ये, जब ये चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद जो है, ये चैप्टर जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसा खड़ा किया जा सकता है, बहुत स्ट्रेंथ से, बहुत स्ट्रांगफुली कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसे खड़ा किया जा सकता है, कोऑपरेशन की भावनाओं को कैसे निर्माण किया जा सकता है, इसका उत्तर मतलब ये चैप्टर में छुपा पड़ा मुझे मिला। बरोबर। सो देवी क्या बोलते हैं कि देर इज नो, अकेले की लाइफ का कोई मीनिंग नहीं सर। हाँ, तो देवी क्या बोलते हैं कि देर इज नो एम ऑफ एजुकेशन एट ऑल। फिर फिर से मैं दोहराता हूं कि फिर अगर एजुकेशन का कोई एम नहीं है तो फिर एजुकेशन के लिए इतनी जद्दोजहद हम क्यों कर रहे हैं? तो फिर बेसिकली हम लोगों को नेचर ऑफ एम, नेचर ऑफ एम की ये संकल्पना को समझना बहुत जरूरी पड़ता है। मतलब ये जो चैप्टर जो है एम इन एजुकेशन, ये बेसिकली एजुकेशन में एम ढूंढता नहीं है, दो द टाइटल इज एम इन एजुकेशन, बट इन रियलिटी इट डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ एन एम। उद्देश्य का स्वरूप कैसा है, मतलब उद्देश्य, जैसे इंसान कैसे ऑब्जेक्टिव है, कॉन्क्रीट है इंसान, आदमी जो है इंडिविजुअल कॉन्क्रीट है, या एम के स्वरूप को ही डिसाइड किया। हाँ, तो उसको कॉन्क्रीटाइज नजर से जब एम को देखते हैं, देखने की बहुत क्या बोलते हैं कि देवी कहते हैं कि एम को कॉन्क्रीटाइज नजरिए के तरीके से देखिए, जैसे किताब कॉन्क्रीट है, इंसान कॉन्क्रीट है, दीवार कॉन्क्रीट है, घर कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट इन द सेंस मतलब जिसे विजिबल है। तो एम के एम का नेचर जो है, एम का द आयाम, जो पैमाना है, उसको कॉन्क्रीटाइज नजर से देखना बहुत जरूरी है, ऐसा डेवी कहते हैं। क्योंकि एजुकेशन का एम ही नहीं होता, बेसिकली एम इंसान का होता है, एम पेरेंट्स का होता है, एम उस इंडिविजुअल का होता है। ओके ठीक। तो yes. एजुकेशन का एम ही नहीं होता है, ऐसा डेवी कहते हैं। अब ये चीजें जो है, अगर मतलब जो इन्फेंसी स्टेज में होगा या पढ़ा नहीं होगा तो वो मुझे मूर्ख बोलेगा कि ये कैसे बकवास कर रहा है कि एजुकेशन का एम ही नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में एम तो टीचर का होता है, एम तो टीचर का होता है, एम जो एजुकेशन ले रहा है, जो एजुकेशन ले रहा है उसका एम होता है। तो दे रहा है और ले रहा है, दोनों का एम होता है। दोनों का एम है। यस। तो फिर अभी हमें एजुकेशन का क्या एम है, इसको समझने के लिए नेचर ऑफ एन एम को समझना जरूरी है कि उद्देश्य का स्वभाव कैसे है। जैसे इंसान का स्वभाव होता है ना, वैसे उद्देश्य का स्वभाव कैसे है, इसको जब हम सोचेंगे, जिसको अगर हम मतलब क्या बोलते हैं कि उसको अगर गहराई से देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बहुजनों को तोड़ने के लिए कैसा मतलब पुरजोर जो है उन्होंने
उन्होंने मजबूत ऐसा क्या बोलते हैं कि जाला जो है बुना है, जाल जाल वो जाल बिछाया है, जो मजबूत जाल जाल बिछाया है। बिछाया है वो अपने को समझ में आता है। तो इसमें अभी दो एग्जाम्पल के साथ अगर हमें नेचर ऑफ एन एम को समझना है, देखिएगा इससे हम है ना सर, जैसे कि अभी कल्चर एंड कास्ट कल्चर और स्टूपिडिटी जैसा एक टूल्स पढ़ाते हैं, अम्बेडकरिज्म इज अनदर नेम ऑफ कोऑपरेशन, एक ऐसा टूल्स बनाते हैं। वैसे ही ऐसे टूल्स पीबीएसपी के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से हम लोग ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो निरंतर चलते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो नेचर ऑफ एम को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये चैप्टर के गर्भ मतलब जो जो चीजें डिस्कस की गई है उसके गर्भ में क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है। अब देवी क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज टू इनेबल इंडिविजुअल टू कंटिन्यू एजुकेशन। पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि एजुकेशन is to enable individual to continue education for continued capacity of growth। देखो अभी मैंने कहा कि एजुकेशन का एम ही नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन के एम को समझना है तो उसके नेचर को समझना पड़ेगा हमें। जब उसके नेचर को समझना पड़ेगा तो डेवी क्या कहते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन इज टू कंटिन्यू द एजुकेशन, मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो है शिक्षा को निरंतर बना के रखना है फॉर कंटिन्यूड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, मतलब निरंतर क्षमताओं की वृद्धि के लिए शिक्षा को कंटिन्यूड रखना, ये शिक्षा का एम है। अब आप यहां देखिएगा कि मैंने विजन्स को पढ़ा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन्स को पढ़ा है। द विजन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या बोलता है? द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल amongst the learner a deep rooted pride in being Indian, not only in thought but also in spirit, intellect and deed, as well as to develop knowledge, skill, values, disposition that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting truly global citizen by using deep sense of respect toward the fundamental duties and constitutional values, along with the traditional knowledge। अब आप संस्कृताइजेशन करने की बात कर रहे हो, आप सैफ्रोनाइज करने की बात कर रहे हो, आप जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है जो अभी यूजलेस है। देखिएगा कि एंशिएंट नॉलेज वो क्या बोलते हैं कि हमारे वेदों में पहले ही क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कशन किया गया, यूजलेस चीजें। अगर क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कशन हुआ होता तो उस जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इजाद हुआ होता। अभी इनको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन कैनॉट थिंक अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। और ये बात कैसे कहते हैं कि हमारे वेदों में ऑलरेडी इसका ज्ञान ऑलरेडी भरा पड़ा है जो अभी यूजलेस है। सो निरंतर क्षमताओं की वृद्धि के लिए वो ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं। यहां नाउ सी हियर, वंस यू अंडरस्टैंड द वेरी नेचर ऑफ एम, उद्देश्य का स्वभाव जब आप डिसाइड करते हो एज अ किताब, एज अ इंडिविजुअल
मतलब कॉन्क्रीट स्वरूप में एम को देखते हो, तब हमें समझ में आएगा कि हाउ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी will disrupt the entire माइंड सेटअप ऑफ बहुजना। क्योंकि इसमें दुई क्या बोलते हैं, अब दो उदाहरण देने के पहले दुई के दो स्टेटमेंट है इसमें। दुई के दो स्टेटमेंट क्या है? टू हैव अ माइंड टू डू अ थिंग इज टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। आप देखिएगा, अबे तुझे दिमाग है कि नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट करते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या? हम बच्चों को बोलते नहीं क्या, पढ़ाते वक्त मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, अबे तुझे दिमाग है कि नहीं है। या हम अपने बच्चों को भी हमारे ऑफस्प्रिंग को बोलते हैं कि तुझे दिमाग है कि नहीं है। अब इस स्टेटमेंट का सही उत्तर मुझे ये चैप्टर पढ़ने के बाद मिला कि वो क्या बोलते हैं, दुई क्या बोलते हैं, टू हैव अ माइंड। ये कहीं ना कहीं इसमें है, अगर आप कंट्रोल एफ दबा के इसके सॉफ्ट कॉपी में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। टू हैव अ माइंड टू डू अ थिंग। एक मिनट, हेलो। आपकी किताब के 103 पेज पर है वो आप देख लीजिएगा। है हाँ, टू हैव ए माइंड टू डू ए थिंग इज टू हाँ, फोरसी ए फ्यूचर पॉसिबिलिटी। बराबर। इट इज टू हैव ए प्लान फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट। इफ इट हाँ, इज इफ is to note the means which make plan capable of execution and obstruction in the way। बराबर। माइंड को उन्होंने इटालिक में भी दोबारा टाइप। हाँ, तो अभी देखो कि हम क्या स्टेटमेंट करते हैं कि अरे आपको दिमाग है कि नहीं है, बराबर। अब इस स्टेटमेंट का रियल मीनिंग, अगर एम के नेचर को, एम के स्वभाव को जानना है तो इसका रियल मीनिंग क्या है? टू हैव अ माइंड टू डू थिंग इज टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मतलब कोई इंसान के अंदर अगर ऐसी क्षमता है कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को फोरसी करे तो ही उसको दिमाग है, ऐसा कहा जाएगा। भाई ये बहुत बड़ी बात एक्सप्लेन हो गई है सभी को। मैं जो पॉसिबिलिटी यू आर गेटिंग कि यस यस अभी देखिएगा कि पिछले 3000 सालों से यह सिखाया नहीं गया। आप देखिएगा कि अगर हम बोलते हैं कि तुझे दिमाग है, तो दिमाग उसी को है, ऐसा हम कहेंगे जब वो इंसान जो है he has ability to foresee a future possibility। अभी देखिएगा कि हमारे बहुजनों के स्टूडेंट को आप एनालाइज करो, कितने बहुजनों के लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ यंग माइंड ऑफ बहुजना, दे डोंट हैव एबिलिटी टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर देखो, अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखने की बात होती तो नाई का काम ब्राह्मण नहीं करता, एक्टिंग का काम ब्राह्मण नहीं करता, कपड़े धोने का काम ब्राह्मण नहीं करता, या फॉर दैट से देखो टॉयलेट साफ करने का ठेका ब्राह्मण लेता है। टॉयलेट साफ तो मतलब उस पर्टिकुलर कौम के लोग ही करते हैं ना, लेकिन उसका ठेका कौन ले रहा है? वो इलाइट क्लास ले रहा है। आप देखिएगा, नाउ सी, टू हैव माइंड टू डू थिंग इज टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, बराबर। अब हम क्या बोले कि देर इज नो एम ऑफ एजुकेशन, ऐसा डुई कहते हैं। तो ट्रेडिशनली एजुकेशन में एम किसका होता है? पेरेंट्स का होता है, इंडिविजुअल का होता है, टीचर का होता है। अब जब एम इन एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, द एम इन एजुकेशन टू इंस्टिल or to prepare the young mind or to prepare the child or pupil to foresee a future possibilities, बराबर।
ये एम है। अभी आप 65 पेज के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप मुझे दिखाइए कि कहां to nurture or to instill the ability to foresee a future possibility, ऐसा कहीं एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बेमानी दिखती है। बराबर। सो अभी इसमें एक चीज पढ़ता हूं मैं कि अभी तुझे दिमाग है, ये सबका अर्थ होता है, उसी को दिमाग है, वही अपनी लाइफ को कारगर बना सकता है। हर कोई जो है आ, हर कोई जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बन सकता, हर कोई कांसीराम जी नहीं बन सकता, हर कोई पेरियार नहीं बन सकता, हर कोई शिवाजी महाराज नहीं बन सकता, हर कोई फुले नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज these people have these people have ability to foresee a future possibility। बराबर। अगर देखो कि हम भी कहीं ना कहीं कम गिरे हैं। मतलब मैं 48 साल के बाद ये बात कर रहा हूं, बाबा साहब 22वें साल में वो बात कर रहे थे। बाबा साहब जो है 22वें साल में वो बात कर रहे थे। मैं जो है 48 साल के बाद ये बात कर रहा हूं। आप सोचिएगा कि हाउ बैकवर्ड वी आर। लेकिन समय नहीं गया है। हम जो है कि हम अकेले जो है इस कारवा को नहीं पूर्ण कर सकते। हमें लोगों को इसीलिए जोड़ना है। हम 10,000 ट्रेनर की बात इसीलिए करते हैं कि ये फिलॉसफी, अभी मैं इस किताब का डिगलॉट एडिशन लाऊंगा यानी लाऊंगा, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन मैं सर आई प्रॉमिस यू सर, भीमन पी आर अम्बेडकर सर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप डिगलॉट एडिशन लेकर मैं इसका डिगलॉट लाऊंगा। और ये चीजें जो है ना सर, इतनी ही चीजें हमारी आने वाली कौम पड़ गए। मतलब अभी इन्होंने मान के चलते हैं कि इन्होंने संस्कृताइजेशन करने का ठान ही लिया, तो ये करेंगे। लेकिन हफ्ते में एक ही दिन अगर एक गांव में एक इंसान जो है ये टूल्स को पढ़ाए, अभी हमारा टूल्स क्या होगा कि हाउ टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अभी हम आपका कार्य क्या है सर कि आप जब अभी आप जो ट्रेनिंग देंगे, इनको एक असाइनमेंट दीजिए सर। अभी 77 लोग हैं, 77 लोगों को कल एक असाइनमेंट दीजिए कि 5 पॉइंट लिख के लाइए हाउ टू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और ये डॉक्यूमेंट्स बनेगा, देखिएगा कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स बनेगा। अभी देखिए, अब हमें जो सवाल पूछते लोग कि ये आप कार्यक्रम ले रहे हैं, ये रोज रोज आप आ रहे हैं, ये रोज रोज इसका मीटिंग ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका अभी दूसरा एक उद्देश्य मैं बता रहा हूं, टू क्रिएट टूल्स टू डेवलप एबिलिटी टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो कल 77 लोगों से आप ये सवाल करिए सर, उनको एक टास्क दीजिएगा कि 5 पॉइंट हर कोई जो पार्टिसिपेंट है वो लिख के लाएगा, एंड दैट विल टॉक अबाउट टू डेवलप और टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अभी आप देखिएगा सर, ये कोऑपरेशन से कैसे जुड़ा है। अगर इसके समरी पढ़ते हैं तो समरी में ये चीज समझ में आती है कि हर इंसान जो है, इफ ही डेवलप टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, तो मुझे जो नजर आएगा उसका कहीं ना कहीं उसका इक्विटेबली आपको भी नजर आएगा, तो कोऑपरेशन बढ़ेगा, नाउ सी अंबेडकरिज्म। अभी हम क्या करेंगे कि हम ऐसा अंबेडकरिज्म पढ़ाने के बजाय ऐसा अंबेडकरिज्म पढ़ाएंगे। तो हम उनको ये पढ़ाएंगे कि आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी को फोरसी करने के पैमाने क्या है आपके लिए, क्या टूल्स है। इस हिसाब से हमें एम इन एजुकेशन को ढूंढना पड़ता है। हम क्या करते हैं, दूई क्या बोलते हैं कि ऑलमोस्ट
most of the time we find the aim of education outside the process of education. जैसे कि बहुत मैं कॉलेज में मैं नैक में जाता हूँ तो विजन में लिखते हैं टू क्रिएट सस्टेनेबल सिटीजन और ग्लोबल सिटीजन, ऐसा उनके विजन और मिशन में लिखते हैं। अभी देखिएगा कि दिस एम ऑफ एजुकेशन दे आर फाइंडिंग आउटसाइड, as they are finding the aim of education outside, it become nonsense. To prepare the student for getting employment, ये common aim mention करते हैं कोई college. Now see, this is finding the aim of education outside the process of education. और अगर वैसा होता तो आज जो है 91% टोटल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दैट वी प्रोड्यूस एवरी ईयर आर अनएम्प्लॉयबल। कितने? 91% इंजीनियर्स हम एक साल में जितना प्रोड्यूस करते हैं वो अनएम्प्लॉयबल। और देखिएगा कि इवन डॉक्टर सुरेश बाबू जी भी मुझे सहमत होंगे कि आज का बच्चा जो एमबीबीएस पास आउट होता है, एमबीबीएस पास आउट जो होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है। वो क्यों लिखना नहीं आता उसको? क्योंकि उसे टू फोरसी टू लर्न टू फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये सिखाया ही नहीं जाता। क्योंकि वो क्या सीखता है? वो एम ऑफ टैलेंट सीखता है, वो एम ऑफ टीचर सीखता है, वो एम ऑफ इंस्टीट्यूशन सीखता है। Yes. और वो एम जो है वी सर्च इट आउटसाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो डुई क्या कहते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन जो है विद इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सीखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग योर एम, you teach the aim of the student, their aim of the student, or to teach the ability to foresee the future possibility. अब इसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण देके मैं फिनिश करता हूं। एक उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, 3rd पैराग्राफ अगर आप देखते हो, 3rd पैराग्राफ उसमें देखते हो तो उसमें उन्होंने दिया है कि द नेचर, 2nd पैराग्राफ जो है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ एन एम so far as it falls within an activity instead of being furnished from without. We approach the definition by contrast of mere result with aim. Now see, aim को जो है, उद्देश्य को जो है, हमें रिजल्ट और एंड के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है। डॉक्टर सर, हाँ सर, डॉक्टर सर, हाँ सर, मैंने इस 2nd पैराग्राफ के इस सेंटेंस को समझने की काफी कोशिश की, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। अब मैं ये कभी भी जो है एजुकेशन के एम को अगर देखना है या टू डेवलप फोरसी या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को नर्चर करना है तो एम को रिजल्ट विद एंड के नजरिए से देखना चाहिए। अब ये समझने के लिए डुई ने एक बी का एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? उसके नीचे का पैराग्राफ, हाँ नीचे व्हेन द बीज, हाँ अभी देखिएगा, कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ बीज इन कॉन्ट्रास्ट विद द चेंज इन द सैंड। उन्होंने पहले क्या दिया है एग्जाम्पल? सैंड का एग्जाम्पल दिया है। सैंड के एग्जाम्पल में उन्होंने वो क्या बोलते हैं? द वाइंड ब्लोज अबाउट द सैंड ऑफ डेजर्ट। जब हवा जो है, वादळ जो है, वो सैंड को ब्लो करता है डेजर्ट में, द पोजिशंस ऑफ द ग्रेन इज चेंज। मतलब जो कण होते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं? वाळू, क्या बोलते हैं? वाळू, बालू 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 के कण जो होते हैं वो चेंज होते हैं। यस, हियर इज द रिजल्ट। बालू के कण तो बदले हैं,
लेकिन उसका आउटकम क्या है? You cannot predict the outcome. You cannot predict the outcome. Same is the key, same is the things when you look at the aim of education outside the process of education is like blowing of sand by the winds. उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन उसका आउटकम जो है वो जीरो हो जाता है, बराबर। तो अभी उन्होंने उसके लिए क्या किया है, उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ बी इन कॉन्ट्रास्ट विद द चेंजेस इन द सैंड। पंडित चौहान सर क्या सो रहे हैं क्या? पंडित चौहान जी। ओके ओके, नहीं लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ कि कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटी ऑफ बीज in contrast with the change in the sand when wind blows them about. The result of bees action may be called end, not because they are designed or consciously intended, but because they are true termination or completions of what has preceded. अभी देखिएगा कि जब हम रिजल्ट और एंड को देखते हैं तो हर एक्टिविटी जहां खत्म होती है, प्रेसिडेंट होती है, वो एक्टिविटी नई एक्टिविटी को जन्म देती या नहीं देती है, ये महत्वपूर्ण है। वही एम सच्चा होता है, वही एम जो है इट क्रिएट एबिलिटी टू फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अभी देखिएगा when the bees gather pollen, अभी पहली एक्टिविटी क्या है, देखिएगा कि पहली एक्टिविटी क्या है कि टू गैदर द पोलन। हियर इट इज नॉट द एंड, it is not the end. Okay, so when the bees gather the pollen and make wax and build a cell, each step prepare the way for next step. So आप अभी आइएगा कि we approach the definition by contrast of mere result with aim. result with end, हर एम जो है हमें रिजल्ट विथ एंड के साथ देखना है। अब इसमें क्या बोल रहे हो, when the bees gathered pollen and wax and make wax and build cell, each step prepare the way for the next. When cells are built, the queen's legs is in them. अभी इसमें देखो क्वीन का काम क्या है, अंडों को उसके अंदर देना। यहाँ एम, उनका एम अलग हो गया, लेकिन वो एम जो है इट इज एसोसिएट विद द प्रीसीडेड एम। देखिएगा, इट इज एसोसिएट विद द प्रीसीडेड एम। अब हमारे यहाँ 3000 सालों में एजुकेशन को देखो, 16वीं सदी में जब रूसो आया या जॉन लोकी आया, ये जॉन लोकी, रूसो, देन उसके बाद विलियम जेम्स आए, प्लूटो आया। प्लूटो तो पहले की खैर उनके बाद, लेकिन ये 16वीं सदी के जो तत्व फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने इसी चीज को पकड़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाई एजुकेशनली द यूरोपियन पीपल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग होल्ड, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वेरी जिस्ट ऑफ एम इन एजुकेशन। सो हियर इन केस द क्वीन लेग्स द एज इन देम, लेकिन प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है कि सबसे पहले वैक्स निर्माण किया गया, वैक्स से सेल बनाया गया, और वहां सैंड वाइंड ने ब्लो किया, सैंड का डायनामिक तरीके से वो सेटल्ड हो गए। वहां आउटकम आया क्या, और आउटकम तो नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूड एक्टिविटी भी नहीं हुई। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, आउटकम आया और उसके साथ फिर से जो है एम जो है एंड में बदला नहीं अभी तक। देखिएगा वो नहीं बदला वो, क्योंकि अभी इसमें फोर्सी करने की एबिलिटी जो है कंटिन्यूड है। अब ये क्या हुआ, when cells are built, the queen lays the eggs in them. When eggs are laid, they are sealed. अभी देखो सीलिंग भी एक एम है, they are sealed and bees
brood them and keep them at a temperature required to hatch them. When they are hatched, bees feed the young till they can make care of themselves. अभी देखो, अभी केयर ऑफ देमसेल्स मतलब क्या? बच्चे यहाँ की केयर करने तक का भी ध्यान रखना। प्यूपल की बात कर रहे हैं, बराबर? यहाँ प्यूपल, यहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है। अब आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को इमेजिन करिए। इज इट हैपनिंग? सुरेश बाबू सर, कमेंट ऑन दिस, इज इट हैपनिंग? सर अनम्यूट योरसेल्फ। Not happening but blocking. It is not happening. Sir, it is not happening, sir. Like this example. It is not We are happening. not. और ये चीजें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 65 पेज में मुझे दिखा दीजिए। अब मैं अपने आप को बहुत धुरंधर मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। बराबर। मैं भी लर्न कर रहा हूँ। मैं आई एम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म व्हाट यू आर। Always in learning stage. We are always in learning stage. तो फिर अभी आपको समझ में आया कि हमें एम के नेचर को कैसे समझना है। सो when they are hatched, bees are feed the egg till they can take care of themselves. Now we are so familiar with such facts that we are apt to dismiss them on the ground that life and instinct are the kind of miraculous thing away. Thus, अभी देखिए ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। Thus we fail to note what the essential characteristic of event, namely the significance of temporal place and order of each element. मतलब सारी की सारी एक्टिविटी जो है, सारे के सारे एम जो है, अभी वो टेम्पोरल है एंड टेम्पोरल प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, द वे ईच, अभी देखिएगा, द वे ईच प्रायर इवेंट लीड टू इट्स सक्सेसर while the successor takes up what is furnished and utilize it for the other stage until we arrive at the end. अभी एंड क्या है कि एंग माइंड को उस कॉलोनी में जो एंग जो है उनको नर्चर करना, which as it were summarize and finish the process. यहाँ प्रोसेस खत्म होती है, यहाँ दिस इज एम बेसिकली। अभी देखिएगा, क्यों भी अपने बच्चों को नर्चर करने तक के लिए कर रही है, ये हम उसका कंटिन्यूटी को जोड़ता है। लेकिन नर्चर करने के साथ साथ वो क्या करते, अभी अगला स्टेट, उसके बाद वाली और महत्वपूर्ण लाइनें हैं सर, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, क्योंकि वो तो नर्चर करने के लिए क्या देना चाहिए वो बात करते हैं। अब इसमें एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि क्या नॉनसेंस बोला है डुई ने, और वो वाकई में नॉनसेंस है। अब उसमें नेक्स्ट पारा में देखिए कि सिंस द एम रिलेट, सर अभी मेरे पास कितना समय है? 20 मिनट। 20 मिनट है, मैं और 10 मिनट लेता हूं और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई बात नहीं। सिंस एम रिलेट अवे टू रिजल्ट, अभी देखिएगा, सिंस एम रिलेट ऑलवेज टू रिजल्ट, अभी एम जो है हमेशा रिजल्ट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एम्स को देखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? सैप्रोनाइज करना है। उसका रिजल्ट क्या है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को फिर से जीवित करना, जिसका कोई संबंध नहीं है, गहरा संबंध, टू डेवलप द एबिलिटी टू फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अभी क्या बांध, राम जी का बांध लाएंगे क्या हम लोग, जो मतलब ये खींच के वो मतलब सारे लोगों का नरसंहार करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। बट दे वांटेड टू इम्बाइब दिस थिंग्स ऑन द माइंड ऑफ द young people of this of the Bahujana particularly. So since aim relate always to result, the first thing to look to when it is a question of aim is the first thing to look to when it is a question of aim is whether the work assigned possesses intrinsic continuity or not.
तो जैसे भी आप एम को सेट करने की बात करते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक कंटिन्यूटी है कि नहीं है ये देखना है, क्योंकि एम ऑफ एजुकेशन शुरुआत में मैंने क्या कहा था, एम ऑफ एजुकेशन इज टू कंटिन्यू एजुकेशन फॉर कंटिन्यूड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, निरंतर क्षमताओं की वृद्धि के लिए एजुकेशन को निरंतर रखना, ये एजुकेशन का एम है, बराबर। सो it is very essential to ask a question of, to understand the question of aim is whether the work assigned possesses intrinsic continuity or not, or it is a mere serial aggregate of act. देखो सैंड का ब्लो होना, इट्स अ mere serial aggregates of act है, उसका एंड और उसका रिजल्ट इसका कोई संबंध नहीं है। So if it is a mere serial aggregate of act, first doing one thing and then doing another thing, अगर ये ऐसा होता है तो to talk about an educational aim when approximately each act of a pupil is dictated by teacher, when the only order इन सीक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, मतलब क्या करता है टीचर, क्या करता है टीचर, ये करता है कि वो ऑर्डर देता है इन सीक्वेंस ऑफ हिज एक्ट इज दैट विच कम्स फ्रॉम द असाइनमेंट्स ऑफ लेसन एंड द गिविंग डायरेक्शंस बाय अनदर इज टू टॉक नॉनसेंस। अगर मैं मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को, अगर मैं किताब, सिलेबस तो सेट फोर्थ है, सिलेबस के साथ रेफरेंस में किताबें भी दी हुई है, अगर वही का वही पढ़ाता हूं मैं मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को, तो वो नॉनसेंस टीचिंग है, बराबर, नॉनसेंस टीचिंग है। एंड सेम इज द केस, दिस इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट डुई सेज। तो डुई क्या बोलते हैं फिर, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एम एम्प्लॉइज। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फिनिश करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एन एम एम्प्लॉइज, उसका नेक्स्ट मतलब उसका 2-3 लाइन के बाद ही है उसी, एन एम एम्प्लॉइज। डोंगरेश्वर जी, हाँ जी, आप का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका से आप एक्सप्लेन तो करेंगे, पर हाँ। मैं ये देख रहा है कि आपने नीचे का पैराग्राफ पहले पढ़ के पर ऊपर के साथ जोड़ा, ऊपर का नीचे, ये आप ऊपर नीचे करके ही आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए, लिंकेज कर पाए। हाँ बस सही बात तो ये है सर, सही बात तो ये है कि सर ने जो है इसको जो रिलेटेड किया ना नीचे ऊपर पढ़ के, पूरे को पढ़ के जो समरी करके निकाल के तब इन्होंने एक्सप्लेन सही तरीके से करवाया, नहीं हम नहीं समझ सकते इस चीज को, ये वाली बात है ना। डुई जो है ना सर, गुड लिखते हैं, डुई की, डुई इन बिटवीन, मतलब डुई को जो है समझना है तो आपको सेंटेंस को पढ़ते वक्त कुछ शब्द को छोड़ना पड़ता है, अभी हमें कल चाहिए, मुझे शब्द को अवॉइड करना पड़ता है। डुई जो है वो ये गुड लैंग्वेज में, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज कोडिफाइड लैंग्वेज बेसिकली, ये कोडिफाइड लैंग्वेज है। अभी उनको, उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, क्या लिखा, ये उनको पता, मतलब व्हाट वाज हिज एम आई डोंट नो, लेकिन उसको अगर, उनको अगर समझना है, और इस इनका सरलीकरण जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। डुई वाज armchair writer, he was armchair writer, but Dr. B.R. Ambedkar was the action ideologue. उन्होंने मतलब डुई के काम को एक्शन आइडियोलॉजी में, उन्होंने चेयर पे बैठ के ये सारी चीजें लिखी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट उनके स्कूल पूरता ही रहा, लेकिन बाबा साहब ने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव की है। बाबा साहब वाज वेरी अहेड ऑफ हिज गुरु, मतलब हम ये बोल के, दो जॉन डुई वाज द गुरु ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन बाबा साहब उनसे कई गुना जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने, सोसाइटी वाज द लिविंग लैब फॉर हिम, उन्होंने कई गुना उसको, इस चीज को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने प्रूव किया है। तो देखो बाबा साहब 22वें साल में
1913 में कास्ट इन इंडिया लिखते हैं, बराबर। और कास्ट इन इंडिया में क्या लिखते हैं कि कास्ट इज द आउटकम ऑफ इमिटेशन, बराबर। अब 13 साल और 9 साल, 22 साल में देखो कि एक इंसान जो है जेनेसिस की जब बात करते हैं, 2 साल और जोड़ लीजिए सर। 13 में 23 साल। एडमिशन लिया उन्होंने, 16 में उन्होंने लेक्चर दिया। हाँ, तो 23 साल 24 साल में बाबा साहब देखो कि विधवा विवाह जो है कास्ट को इंटैक्ट रखने के लिए बनाया गया है। ये कितनी सोच वाली, ये कहीं लिखा नहीं, वेरी साइंटिफिक माइंड, वेरी साइंटिफिक माइंड, कि विधवा विवाह जो है जात को प्रोटेक्ट करने का टूल है, या फिर मतलब बाल विवाह जो है, सॉरी सती प्रथा जो है कास्ट को इंटैक्ट करने का एक जरिया है, या बाल विवाह जो है कास्ट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा टूल्स है। वो कैसा मतलब ये देखो कि ये सोच जो है, ये हम जब तक बाबा साहब को ये पढ़ेंगे नहीं तब तक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कास्ट इन इंडिया को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम ये इसका कोरिलेशन ही नहीं लगा सकते कि बाल विवाह और जात को प्रोटेक्ट करने का टूल है। बाल विवाह जात को प्रोटेक्ट करने का टूल है, ये जब तक एनिमेशन ऑफ कास्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है। तो बाबा साहब कितना फोर्सी कर रहे थे, कितना वो सोच रहे थे, माइंड को समझना बहुत जरूरी, यही नहीं हुआ है। मतलब मुंबई में आप सर घमरे साहब से बोलिएगा कि सिद्धार्थ कॉलेज में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो बाबा साहब ने पढ़ी है वो बुक रखी है उनके सिद्धार्थ कॉलेज के लाइब्रेरी में, और बाबा साहब ने उसको अपने हाथ से अंडरलाइन किया है, नोट्स लिखे उस किताब के ऊपर, उसकी जेरॉक्स अगर मिलती है तो बाबा साहब कैसे सोचते थे वो अपने को पता चलेगा। लाइब्रेरी में कौन सी किताब है सर? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यही किताब जो है 1 मई 1917 को बाबा साहब ने खरीदी थी लंदन से, और ये किताब जो है हर किताब मतलब उन्होंने इतना पढ़ के अंडरलाइन किया है। 1 साल बाद खरीदी उन्होंने। हाँ, 16 में वहां से वो चलेगा डिग्री लेकर, बराबर। 17 में इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड में उन्होंने परचेज की डेमोक्रेसी, क्योंकि वो कोलंबिया में वो पैसा नहीं था उनके पास वो खरीदने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अभी देखो एक डेडिकेशन देखो कि रमाबाई का इसमें डेडिकेशन देखो कि वो 2 रुपए की सेन की काउडंग की वो क्या बोलते हैं उसको, उपले, वो बेच के उपले बेच, कंडले क्या कंडे वो कंडे बेच के 2 रुपए में से 1 रुपया वो बाबा साहब को भेज रही है रमाबाई। आप देखो कि रमाबाई से भी बाबा साहब से भी फोर्सी करने की एबिलिटी रमाबाई में थी, वो तो पढ़ी भी नहीं थी इंसान, कि 2 रुपए का उपला और वो 1 रुपया बाबा साहब को भेज रहे, और बाबा साहब क्या कर रहे हैं। 7 मिनट है सब अपने पास। हाँ सर, बाबा साहब an aim implies an orderly and ordered activity. हाँ, an aim implies an orderly and ordered activity। अब देखिएगा 20 का एग्जाम्पल आप इमेजिन करिएगा कि aim implies an orderly and ordered activity, ये एजुकेशन का एम है। one in which the order consists in progressive completing of a process। 20 का उदाहरण जो है this the example of this is nothing but the explanation of this। उद्देश्य का तात्पर्य एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध गतिविधि से है जिसमें एक प्रक्रिया के प्रगतिशील पूर्ण होने में क्रम शामिल होता है। समय की अवधि के भीतर एक समय अवधि और संचयी वृद्धि वाले एक गतिविधि को देखते हुए और लक्ष्य का अर्थ अंत या संभावित समाप्ति से पहले दूरदर्शिता है। मतलब given an activity having a time span and cumulative growth
within the time succession, and aim means, अभी देखिएगा, and aim means foresight in advance of the end. बाबा साहब ये चीजों को इतना गहराई से, प्रैक्टिस में था उनका। हाँ, यही चीज मैंने देखा जिस समय महाड़ का सत्याग्रह, मैं उनकी पिटाई लगी, हड्डी पची टूटी लोगों को, और कोर्ट गया, कोर्ट में वो जीत कर आए, उन्होंने उसको कितना फोर्स किया कि मनुस्मृति को जलाने तक का डिसीजन लिया। दैट इज द फोर्स। यस, तो अभी इसमें 3 चीजें बोली है सर की, द फोरसाइट फंक्शन, द फोरसाइट, अभी देखो फोरसाइट जो है, फोरसाइट को क्या बोला है मैंने, दूरदर्शिता। ओके, द फोरसाइट फंक्शन, दूरदर्शिता का जो फंक्शन है, फंक्शन इन 3 वेज। इन फर्स्ट प्लेस, उसके नीचे वाला पैराग्राफ है, इन फर्स्ट प्लेस इट इन्वॉल्व केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो हमारा एम इन एजुकेशन क्या है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने वाला हमारा विद्यार्थी कैसे बने। अभी हमना दूसरा टूल्स क्या होगा, व्हाट इज द टूल्स टू डेवलप केयरफुल ऑब्जर्वेशन, है ना। अब हम हमारे जो 77 ट्रेनर्स दे रहे हैं, वो ये पढ़ाएंगे गांव-गांव में जाके। पहला टूल्स क्या पढ़ाएंगे, पहला टूल्स वो पढ़ाएंगे, टू कहाँ लिखा मैंने, अरे वो मैंने क्या कहा था सर, पहला वाला फोरसाइटेड। हाँ, टू फोरसाइट है, फिर उसके बाद पॉसिबल टर्मिनेशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, टूल्स फॉर फोरसी, टूल्स टू फोरसी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को आपने मतलब ये बोला हाउ टू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन रेज किया। ये देखिएगा सर कि हम टू टीच एंड लर्न द पॉसिबिलिटी हम पढ़ाते, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ये जो साहब ने जिसका इजाद किया है, तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएट, टू टीच पॉसिबिलिटी मतलब सेकंड का है एजिटेट, पॉसिबिलिटी, हाँ, तो एजिटेट मतलब क्रिएटिविटी, हाँ, तो टू टीच एंड लर्न द पॉसिबिलिटीज, तब वो एजिटेट करेगा। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, टू फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जब वो पॉसिबिलिटी करेगा, पॉसिबिलिटी फोरसी करेगा, तो वो मतलब वो क्या बोलते हैं कि ये नए जनरेशन को क्रिएट कर चुका है। यस, बच्चे हैं, और वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्रिएशन हो चुका है, अभी पॉसिबिलिटी से क्रिएशन हो चुका है। अब दूसरा टूल्स है, हमें सिखाना पड़ेगा हमारे बच्चों को, इट इन्वॉल्व केयरफुल ऑब्जर्वेशन, फोरसाइट इन्वॉल्व केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन कंडीशन। अभी मेरे पास 2 ही है। इन सेकंड प्लेस इट सजेस्ट प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस इन यूज ऑफ मीन्स। मतलब अल्टरनेटिव को आप जो थिंकिंग स्किल पढ़ाते हैं सर, वो थिंकिंग स्किल इज नथिंग बट द सेकंड एस्पेक्ट्स ऑफ, जो टूल्स पढ़ाते हैं एडवर्ड डी बोनो के, वो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ फोरसाइट है। और थर्ड है, इट इन थर्ड प्लेस इट मेक्स चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल, अल्टरनेटिव्स पॉसिबल, बराबर। तो ये 2 चीजें तो हम पढ़ा रहे हैं। अभी अपने टूल्स में हमें ये करना पड़ेगा कि टूल्स फॉर फोरसी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये एक ऐड करना पड़ेगा। और वो देखिएगा कि हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ और 6 पैराग्राफ जो मैंने कमिट किए थे कि मैं 6 पैराग्राफ पे बोलूंगा। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द 6th पैराग्राफ। और इसके बाद जो है कुछ चीजें जो है वो अगले फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस हिसाब से देखते हैं तो ये निरंतर एक डॉक्यूमेंट्स बनने की प्रक्रिया में ये कितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लाए, ये डॉक्यूमेंट्स जो है इंटैक्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। बरोबर है ये सर। इसी चिप में जॉन डुवे ने स्टूपिड या स्टूपिडिटी को भी एक्सप्लेन किया है। यस यस। So anyhow sir, time is going to be over. Yes. हम चाहेंगे कि अगले फ्राइडे को आप ये कॉन्क्रीट टूल्स के रूप में हमें
नाम लेकर आएंगे टूल्स, हम उसको एक्चुअली नेशनल लेवल पर टूल्स को डेवलप करें। आप इन्हें कॉन्क्रीट टूल्स के रूप में, आप हमने उसको नोट किया और हम ये नीचे लोगों से क्वेश्चन भी करेंगे, हाउ टू फोरसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और अभी कास्ट का ही क्वेश्चन है, आज ही उसका लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर को ही मैं इनको सब्जेक्ट दूंगा कि आप लोगों ने इसके ऊपर हमें संडे को आप अपने अपने क्वेश्चन लेकर आए। बराबर। तो इसको हम कंटिन्यू में सोचने को ही बात करेंगे और मैं उसको ब्रीफ भी कर दूंगा ताकि वो उसको अच्छी तरह से, क्योंकि ये लोग जब तक अपने माइंड की जंग को साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। टेंशन में जल्दी घुस जाएंगे। बस आप दूसरा ये भी दीजिए सर कि टूल्स फॉर डेवलपिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन। हाँ, केयरफुल ऑब्जर्वेशन तो हो गया आपका। तो और अभी हाँ सर, हाँ, एक तो फोर्सी होना चाहिए, फोर्सी पॉसिबिलिटी होना चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ही हैबिट के रूप में डेवलप होना चाहिए, बिहेवियर के रूप में डेवलप होना चाहिए। बराबर। तभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस में जी सके, तभी वो कंटिन्यूस लर्निंग का स्टूडेंट बन सके। यस। तो ये उसे कंटिन्यूस प्रोसेस में डालना, कंटिन्यूस स्टूडेंट बनाए रखना, लाइफ लॉन्ग वो स्टूडेंट बना रहा है, उसकी हैबिट दिखे, स्वभाव दिखे। लेकिन सर मैंने ये पाया कि मैं मतलब इसको बहुत बहुत अति मेहनत लगती है और मैं इसको सर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे दूसरे भी काम होते हैं, लेकिन फिर है ना पूरा आदमी निचोड़ जाता है सर। आप केवल अभी एइंग इन एजुकेशन, ये आप केवल इसी एक ही चैप्टर पर रहिएगा, 10 चैप्टर पर नहीं जाइए, एक ही चैप्टर से हम टूल्स निकालें और इसमें से हम 5 टूल्स निकालने की कोशिश करें। 3 चैप्टर जो है ना सर वो करना ही करना है। अगर ये हम जो लोग हैं ये आपके 5 टूल और 3 चैप्टर के पास जो टूल्स आए, फिर हमें कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। काम करने की आवश्यकता नहीं मतलब हमें सिर्फ मोटिवेट करना है। ये आप हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है, ये समाज के तरफ पहुंचाओ, क्योंकि उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, सारे लोगों की। देखो कि इट इज द कॉमन एक्टिविटी। सर यहाँ पर आई डिफर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्योंकि ये बहुत ही जड़त में जकड़ा समाज है। नहीं मतलब वो आई रिस्पेक्ट, आई वो योर फीलिंग्स, लेकिन फिर कैसा है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब क्या बोलते हैं कि गुलामों को गुलामी की जानिब करके दो, लेकिन उसको जानिब नहीं होती तो उसको छोड़ भी दो, ऐसे बाबा साहब बोलते हैं। नहीं, वो उनको जो नहीं सुधर सकता, एग्जांपल दिया है इसका, जो सुधर सकता है साहब ने तो एग्जांपल दिया है इसका। यस सर। जो आगे बढ़ सकता है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर। तो और इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, डांटने का काम तो कर सकते हैं। करेक्ट। ये काम इसमें तो करना होगा, डांटने का काम तो करना। आपने इसमें अपना एक स्वार्थ क्या है सर? अपना स्वार्थ ये है कि ये पढ़ने से जो है ना हमारी उम्र के 8 मिनट बढ़ जाते, हमारी उम्र के 8 मिनट बढ़ जाते क्योंकि हमारे नर्व्स तो वैसे काम करती है। तो ये उम्र बढ़ाने का फार्मूला भी तो है ना, ये उम्र बढ़ाने का फार्मूला है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखो कि कैसा है कि न्यूरॉन्स जो है ना सर, ये साइंटिफिकली इट इज प्रूव। डॉक्टर सुरेश बाबू नोज दिस वेरी वेल कि न्यूरॉन्स जो है ना हमारी सर मीटिंग स्टार्ट हो गई उधर। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। महेंद्र, एक्शन वोट ऑफ थैंक्स विद इन हाफ मिनट। यस सर, थैंक यू सर। बहुत ही मीन्स sir has given depth elaboration of this chapter as he promised to us. Definitely we'll try to keep in our mind, and again we'll try to elaborate the further part of this. Thank you sir. And we'll try to increase the members because they will this will be not repeated, so they will miss, and definitely it will affect the speed of our activities. So we'll take फ्राइडे को कंटिन्यू चर्चा रखेंगे। अगले फ्राइडे को आप सब लोग अभ्यास करके आइएगा और क्वेश्चनिंग कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चनिंग आप कर सकोगे, एक्सप्लेनेशन उतना ही बेहतर मिलेगा। ठीक है सर, ओके सर, thank you Dr. Dongre sir, thanks a lot।